गुड आफ्टरनून दोस्तों, गुप्ता जी की पाठशाला में पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डेली न्यूज़ एनालिसिस के तहत जो रिसेंट न्यूज़ है उससे रिलेटेड दो टॉपिक्स को देखेंगे। 15 जनवरी 2025 को ये जो हम लोग रोज टॉपिक्स कर रहे हैं इसका क्या फ़ायदा होगा, तो 70वीं बीपीएससी मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसे मैं चुन करके लाता हूं ताकि आने वाले एग्जाम के लिए मेंस और इंटरव्यू के लिए क्या हो, काफ़ी फ़ायदेमंद हो सभी के लिए। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों पर हम फोकस कर रहे हैं और आप लोगों को सफलता मिल सके। तो चलिए आज दो टॉपिक्स है। एक भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 जो कि 11 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी 2025 तक भारत में मनाया जाने वाला है। ठीक है, यह कहाँ पर मनाया जाएगा, तो नई दिल्ली में यशोभूमि में मनाया जाएगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक्स है जो उड़ीसा जो है भारत का 34वां राज्य बना है जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को अपनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत ऊर्जा सप्ताह IEW इंडियन एनर्जी वीक ऊर्जा सप्ताह वैश्विक संवाद को पुनः परिभाषित करेगा और भारत फॉर्च्यून 500 ऊर्जा कंपनियों के अफसर भी इसमें शरीक होंगे। ठीक है, चर्चा में क्यों है, क्योंकि भारत सरकार का प्रमुख ऊर्जा कार्यक्रम भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 IEW 2025 11 फरवरी से लेकर के 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 में क्या है, इसका आयोजन कौन कौन करेगा, तो इसका आयोजन जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ द्वारा यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर किया जाएगा, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत ऊर्जा सप्ताह जो है एक प्रमुख वार्षिक आयोजन है। यह जो है वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में भारत की भूमिका को मजबूत करने और सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में प्रयासों को गति देने का एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। ठीक है, भारत के ऊर्जा क्षेत्र में भूमिका को ये क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब भागीदारी और प्रमुख प्रतिभागी, तो प्रतिनिधि यहाँ पर कितने, 120 देशों के 70,000 से अधिक प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल होंगे। प्रदर्शक कितने होंगे, 700 से अधिक प्रदर्शक इसमें शामिल होंगे। वक्ताओं की भी भागीदारी होगी जिसमें 90 से अधिक जो है फॉर्च्यून और 500 कंपनियों के CEO शामिल होंगे। देशों के मंडप इसमें कौन कौन से लगेंगे, किस किस देश के मंडप लगेंगे, तो अमेरिका के, ब्रिटेन, जापान, रूस, जर्मनी और अन्य प्रमुख देशों के यहाँ पर मंडप लगेंगे। ठीक है, चलिए ऊर्जा मंत्री कितने देशों के, 20 से अधिक देशों के जो ऊर्जा मंत्री और उप मंत्री इसमें शामिल होंगे। ठीक है, इस आयोजन में भारत ऊर्जा सप्ताह के आयोजन में 20 से अधिक ऊर्जा मंत्री और उप मंत्री इसमें शामिल होंगे। अब चलिए इसके प्रमुख विषय पे हम लोग जाते हैं, इसका क्या फ़ायदा होगा, इसकी विषय क्या है। एक्चुअल में इस तरह के आयोजनों का सबसे प्रमुख विषय है कि सहयोग को स्थापित करना, स्थिति को अनुकूल करना, ऊर्जा के परिवर्तन, ऊर्जा में जो आमूलचूल परिवर्तन करना उस पर ध्यान फोकस करना, भारत की ऊर्जा क्षेत्र की क्षमता में वृद्धि करना, डिजिटल फ्रंटियर्स के रूप में कार्य करना, नवाचार और नेतृत्व में अग्रणी बनना। ठीक है, यही इनका प्रमुख विषय है। फिर से एक बार कर देते हैं। भारतीय ऊर्जा सप्ताह का प्रमुख विषय क्या है, सहयोग स्थापित करना, स्थिति को अपने अनुकूल करना, परिवर्तन लाना। ठीक है, तो तीसरा क्या, क्षमता विस्तार करना, डिजिटल फ्रंटियर्स के रूप में आगे बढ़ना और नवाचार और नेतृत्व में आगे बढ़ना। ये सभी जो है प्रमुख विषय हैं इसके। अब 2025 का संस्करण पर ध्यान केंद्रित किया, किन किन विषयों पर या प्राथमिक फोकस क्या रहेगा भारत का, ठीक है, जो अभी आयोजन किया जाना है। सबसे पहला फोकस क्या होगा इनका, कि नवीन सेवाओं और समाधानों के माध्यम से ऊर्जा और जलवायु प्रौद्योगिकी की क्षमता का दोहन करना। मतलब हो रहा है नए नए सेवाओं और नए समाधानों के द्वारा जो है क्या करना, ऊर्जा और जलवायु प्रौद्योगिकी की क्षमता का क्या करना, दोहन करना अधिक से अधिक। ठीक है, तीसरा अब इसमें क्या लक्ष्य है कि डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देना, यानी डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने की ये बात कह रहे हैं। तो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर देना भारत का प्रमुख फोकस है इसमें। और इसके साथ ही साथ आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करने और वैश्विक ऊर्जा परिवर्तनों का क्या करना, समर्थन करने के लिए औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन का उपयोग करना। इन्होंने कहा कि आर्थिक विकास को प्रोत्साहित तो करना ही है, साथ में ही जो है वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को समर्थन करके औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन का उपयोग करना अधिक से अधिक। ठीक है, ये लक्ष्य इसमें रखा गया। अब ऊर्जा इक्विटी क्या है, अब ऊर्जा इक्विटी के बारे में यहाँ पर बात कही गई है कि सभी के लिए स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता हो, सभी के लिए किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा की पहुँच हो। ठीक है, साथ ही ये कम कार्बन अर्थव्यवस्था बनने में भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करें। ऊर्जा इक्विटी में क्या कहा गया है, देखिए फिर से, क्लीन एनर्जी की उपलब्ध होना चाहिए, ये कैसी होनी चाहिए, किफ़ायती होनी चाहिए और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ क्या होना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था में कम कार्बन बनाने की और प्रयास होना चाहिए और जो है भारत को एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित करना है इसमें। ठीक है,
आगे देखिए भारत का लक्ष्य क्या है कि 2070 तक भारत जो है कार्बोनाइजेशन के लक्ष्य को पूरा करना चाहता है। ठीक है, उसके लिए 2030 तक वो क्या करना चाह रहा है कि प्रतिवर्ष $160 बिलियन जुटाना चाहता है। भारत के 2070 के डिकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2030 तक प्रतिवर्ष $160 बिलियन जुटाना भी इसका लक्ष्य है भारत का। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को क्या मिलेगी, इस प्रकार के आयोजनों से बल मिलेगा। हाँ, आगे चलेंगे कि तो कम कार्बन अर्थव्यवस्था में क्या है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को कम करके कार्बन तटस्थता प्राप्त करना है भारत का लक्ष्य। राष्ट्रीय एजेंडा, अब आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय एजेंडा क्या है। तो राष्ट्रीय एजेंडा में इस प्रकार के आयोजनों का क्या मतलब हो जाता है राष्ट्रीय एजेंडे में। तो पहली बात तो ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। दूसरा क्या है, ऊर्जा उपयोग को न्याय संगत बनाना है। तीसरा यहाँ होगा विकासशील देशों की आवाज़ को मजबूती देना है। ठीक है, भारत भी विकासशील देश है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में निवेश के अवसरों को बढ़ाना है। ठीक है, फिर इनका और भी लक्ष्य है, क्या है, प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देना, हरित ऊर्जा परिवर्तन, ग्रिड स्केल ऊर्जा भंडारण इत्यादि पर फोकस करना, हरित अमोनिया और हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देना। ये सभी बातें जो है इसमें कही गई है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। अब आगे क्या बोल रहा है कि साझा ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए नए सार्वजनिक और निजी गठबंधन को विकसित करना। भारत का लक्ष्य क्या है, साझा ऊर्जा संक्रमणों के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए नए सार्वजनिक और निजी गठबंधन विकसित करना, यानी कि PPP भागीदारी को बढ़ाना है यहाँ पर। ठीक है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, अतः इसका हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। अतः अगली पीढ़ी की ऊर्जा प्रणालियों को प्राप्त करने के लिए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण चुनौतियों को हल करने में भारत की भूमिका को बढ़ाना भी है। ठीक है, तो इस प्रकार के आयोजनों का यही सब जो है भूमिका और लक्ष्य है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलेंगे। और ये भारत ऊर्जा सप्ताह की शुरुआत कब हुई थी, सबसे पहली बार 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये कौन संस्करण है, 3rd संस्करण है, यानी तीसरा संस्करण है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ पे चलेंगे। ओडिशा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है। कौन राज्य बन गया है ओडिशा, 34वां राज्य, ध्यान दीजिएगा, कौन राज्य है, 34वां राज्य। चलिए, आयुष्मान भारत योजना जो है ओडिशा में लागू हो गई है। ठीक है, इसकी घोषणा किसने की थी, तो ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस बात की घोषणा की है। ठीक है, मोहन चरण मांझी ने इस बात की घोषणा की है। ठीक है, आगे क्या है कि अब देखिए इस योजना में क्या ऐसी खासियत है। देखिए, यह इस योजना के तहत राज्य के हर पंचायत में आरोग्य मंदिर बनाया जाएगा। मंदिरों में ANM स्वास्थ्य कार्यकर्ता और योग शिक्षक भी होंगे यहाँ के। ठीक है, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। ओडिशा में क्या बोला गया, इस योजना के तहत हर पंचायत में आरोग्य मंदिर बनाया जाएगा। मंदिरों में ANM स्वास्थ्य कार्यकर्ता और योग शिक्षक भी होंगे। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी इसको अपनाने से। ये सभी कार्यक्रम इसके तहत शामिल किए गए हैं। चलिए आगे बोल रहा है, प्रदेश के लोगों को देश के 900 अस्पतालों में और 3000 अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी, स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। कितने अस्पतालों में, तो 900 अस्पतालों और 900 अस्पतालों की जगह 30,000 अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी अब। ठीक है, अब ओडिशा सरकार ने क्या किया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसके लिए ओडिशा सरकार ने क्या किया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब इसने क्या किया है, ओडिशा में पहले से एक प्रोग्राम चल रही थी जिसका नाम था गोप बंधु जन आरोग्य योजना यानी GJAY चल रही थी। ठीक है, तो दोनों का मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसमें जो है ओडिशा के मौजूदा गोप बंधु जन आरोग्य योजना GJAY को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में एकीकृत कर दिया है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि दोनों योजनाओं का एकीकरण करने से प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य सेवा कवरेज मिलेगा। प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य सेवा कवरेज मिलेगा, जिसमें महिलाओं के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपए शामिल है। 5 लाख रुपए का तो स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा आयुष्मान योजना के तहत, उसके साथ साथ इसमें एक और एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा हुआ है कि महिलाओं के लिए 5 लाख रुपए शामिल किए गए हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। इस योजना के लिए 1.3 करोड़ परिवार शामिल होंगे। उड़ीसा के कितने परिवार इसमें शामिल होंगे, 1.3 करोड़, जिसमें 67.8 लाख परिवारों को केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। अब इसका उद्देश्य क्या होगा, ओडिशा के लगभग 86% आबादी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बदल जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा, ओडिशा के निवासियों को 27 विशेषताओं वाली लगभग 2000 चिकित्सा प्रक्रियाओं तक पहुंच प्राप्त होगी। फिर आयुष्मान भारत योजना के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि आखिर आयुष्मान भारत योजना कब लागू हुआ था, इसका क्या क्या मेन ऑब्जेक्ट था और क्या इनमें प्रमुख बातें शामिल है। तो ठीक है, आयुष्मान भारत योजना अगर चर्चा में है तो इसके बारे में जानना भी आवश्यक होता है। आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। अब आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल 2018 को बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के दिन झारखंड के रांची जिले से इसका आरंभ किया था। कहाँ से, 14 अप्रैल 2018 को रांची से इसकी शुरुआत की गई थी PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे
आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, जिसे 23 सितंबर 2018 से पूरे भारत में लागू किया गया था। ठीक है, कब लागू किया गया था? 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में इसको लागू किया गया था। 2018 के बजट सत्र में जो वित्त मंत्री, उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने इस योजना की घोषणा की, और इस योजना का उद्देश्य क्या था? आर्थिक रूप से कमजोर लोगों यानी बीपीएल धारकों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत क्या इसमें प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक परिवारों को 5 लाख तक कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है। ठीक है, 5 लाख परिवारों को नकद रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाना है। ठीक है, फिर इसमें क्या बोला गया कि 10 करोड़ बीपीएल धारक परिवार को यानी कि लगभग 50 करोड़ लोगों को इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठाने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, इसके अलावा यह भी बात कही गई थी कि बाकी बची आबादी को भी इस योजना के अंतर्गत लाने की योजना भारत सरकार ने बनाई है। अभी हाल फिलहाल में क्या किया है भारत में, नई दिल्ली में अभी क्या किया गया था? हाल फिलहाल में जो है भारत सरकार के द्वारा 70 साल के बुजुर्ग को, कितने साल के? 70 साल के बुजुर्ग के लिए भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के द्वार खोल दिए गए थे। ठीक है, तो इसमें दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार के आयोजनों से क्या फायदा होगा भारत सरकार को? देखिए, एक तो भारत का जो बुनियादी सुविधाएं हैं या बुनियादी आवश्यकताएं हैं और संसाधनों का आवंटन का उचित क्या होगा? प्रतिनिधित्व मिलेगा सभी को, और क्या होगा? स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत जो है अग्रणी बनेगा। भारत की अभी आधे से अधिक आबादी जो है युवा शक्ति है, और इस प्रकार के स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने से उनकी कार्य क्षमता और स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, और प्रति व्यक्ति जो अभी वर्तमान जो औसत आयु है उसमें भी वृद्धि होगी। चलिए, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर कल हम नए टॉपिक्स के साथ, नए फ्लेवर में और नए फ्लेवर में कल फिर से हम प्रस्तुत होंगे आप लोगों के सामने। आज आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।